नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमित राय शो में। और आज हम एक रेडियो जॉकी से मिलवाएंगे जो कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है, जिन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पाया है। और ये हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक गर्व की बात है। और ये भी जानेंगे कि एक रेडियो जॉकी की जर्नी कैसी होती है, कैसे वो अपने पूरे जीवन को व्यतीत करता है, लोगों को खुश करता है और कैसे उनके दुख दर्द को बांटता है। तो हम मिलवाने वाले हैं दिल्ली के, हिंदुस्तान के और पूरे भारत के मशहूर आरजे मनीष आजाद से। तो चलो मेरे साथ। मनीष भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आपका समय मिला और आपसे बात करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए और सभी टीम को लेकर आए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब ये सौभाग्य या दुर्भाग्य बाद में पता चलेगा। अच्छा मनीष भाई, आप इतने बड़े शो करते हैं अभी, रेडियो जॉकी, यानी आप कहीं पर भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपको सब रेडियो वाला कहते हैं। तो ये शब्द सुन के आपको कैसा लगता है, रेडियो वाला? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है एकदम से। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं भी पीछे जो पोस्ट लिखी थी मैंने, एक उस पोस्ट में लिखी थी कि माँ बाप ने नाम दिया एक मनीष करके जी। तो जब जन्म हुआ आपका तो तब आपको नाम मिला मनीष। आज़ाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दादाजी आज़ाद इन फौज में थे, तो मनीष आज़ाद हो गया। लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है और सच में इतना प्यार दिया है कि वो बोलने लग गए, अरे यार वो मनीष, वो रेडियो वाला। अच्छा। अरे यार वो मनीष बीच में वो रेडियो वाला। तो वो रेडियो वाला की जो आप कहते हैं कि आपका एक उपनाम और बन चुका है। जब आपका उपनाम एक हो जाता है और आज आपकी पहचान बेसिकली जो है एक उस माध्यम से, जिस माध्यम पे आपने लगभग अपने समय के, अपने करियर के 20 साल आपने दिए हैं, तो रेडियो वाला एक आपका उपनाम बन चुका है। तो मनीष आज़ाद रेडियो वाला लोग बाग अब इसी नाम से पुकारते हैं। ये और भी अच्छा कब लगता है कि जब लगा मनीष भाई आपकी देखा देखी ना मैंने भी नाम रख लिया। अच्छा। उसने कहा क्या? तो पीछे वो हमारे जहाँ हमारी मम्मी रहती हैं तो वहाँ उन्होंने पीछे लिखा अंडे वाला। अच्छा। तो मैंने भाई ये अंडे वाला का क्या चक्कर है? उसने कहा मनीष भाई आपका नाम रेडियो वाला, तो मैं भी आप ही की तरह अंडे वाला। उसकी देखा देखी उनके कज़न हैं और उनकी दुकान थी, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे ना वाला लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि बॉम्बे के अंदर जो पारसी लोग पहले हुआ करते थे, दारू वाला एक शब्द था। हाँ, बड़ा फेमस है दारू वाला और बेकरी वाला, बाटली वाला, ये लोग पारसी लोग होते थे और ये वाला शब्द उन्होंने वहां से पॉपुलर किया। लेकिन अगर आपके काम के माध्यम से लोग आपके काम को पहचान देते हैं तो मुझे लगता है मेरे लिए इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं है। ये मेरे एक सम्मान है कि मैं अगर कहीं जाता हूं तो मनीष भाई रेडियो वाला वो आपके बीच में आ चुके हैं, तो अच्छा लगता है सुनने में। मनीष आजाद रेडियो वाला सुनने में अच्छा लगता है। तो परसों ही मैं एक स्कूल के अंदर गया था और रेडियो एक सबसे बड़ा माध्यम, मैं आपको यहाँ बताऊं अमित भाई, अच्छा इसलिए भी है कि लोग आपको फ्रंट पे पहचानते कम है। हाँ। आवाज सुनी हुई है। तो वहां जब बच्चों के बीच में पता चला, जब मैं मंच पर गया और मैंने अपने रेडियो के स्टाइल में से मैंने बोला, अरे सर आपको तो सुना हुआ हमने। हाँ। तो जब वो बाद में रिकॉल करते हैं, अरे आपको तुमने सुना हुआ है सर, आप सुबह गुड मॉर्निंग शोज करते हैं। हाँ। तो वहां से आपके काम की जो पहचान है वो काम से बनती है, और अगर कोई भी पहचान आपके काम से बनती है तो मुझे लगता है अमित भाई इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है। ये जैसे रेडियो जॉकी का है, ये सफ़र बड़ा आसान नहीं होता है, ऐसे सुनने में आया कि वो बड़ा टफ होता है। अपने आप को हम रोज़ देखते हैं आपको, आपका डेली लाइव शो आता है, आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतने खुश रहते हैं और लोग बागों से 1 to 1 बात करते हैं। तो रेडियो बनने का कैसे ख्याल आया कि कैसे मैं रेडियो जॉकी बनूं? कब ये मन में आपके इंटरेस्ट हुआ? मैंने रेडियो में 13 अगस्त 2000 को मैंने पहला रेडियो को शो किया था। ओके। उससे पहले की जर्नी जो थोड़ी सी है, जैसे आप गली मोहल्ले में आप रहते हैं, यार अरे यार मनीष तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है यार, अच्छा यार कमाल है, तुझे तो रेडियो पर होना चाहिए। तो वो कहता ना, दोस्त लोग ही होते हैं जो आपको फूक पर चढ़ा देते हैं। चढ़ गए, अच्छा, ऑडिशन के लिए गए, तो जब ऑडिशन के लिए गए तो वह चारों खाने चित फेल हो गए जी। अच्छा, पता नहीं चला, अब रिजेक्शन आ गया। वो क्या हुआ जी, फेल क्यों हो गए? अब फेल इसलिए हो गए आप क्योंकि जो वहां पर उच्चारण की जो बात हो रही थी वो आपके सारे के सारे गलत थे। अच्छा। बड़ा अपने आप में वो लगा कि यार कमाल कर रहे हो आपकी, मतलब दुनिया कह रही है आपकी आवाज अच्छी है। तो दो बातें बड़ी समझ में आई अमित भाई जी। या तो आपके दोस्त लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ, या सच में कुछ है जो वो चाहते हैं कि आगे आ जाए। मैंने फिर कोशिश करी, फिर चारों खाने चित, तो फिर मुझे लगा कि दोस्त सच में ही बेवकूफ बना रहे।
लेकिन जब मैं ऑडिशन दे रहा था, हाँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जी। अंदर से जो ऑडिशन ले रहे थे हमारे, वहाँ एक मैडम बैठी थी, वो मुझसे बार बार बोली जा रही थी, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप सही क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप। बड़ा अंदर से वो यार कि मैं तो सही पढ़ रहा हूँ। हाँ। अच्छा, हमें हिंदी जो हमने पढ़ी है, देखिए गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट, एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, उसको जिंदगी और जिंदगी पता ही नहीं, हाँ जी। फिर मैं फिर ही नहीं पता चल रहा है, सफल है या फल है, नहीं पता चल पा रहा है। तो हमें लग रहा था कि यार हम तो सही बोल रहे हैं, ये सामने वाला हमें जानबूझ के कुछ गलत कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है। जब बाहर आए तो पता चला कि आप वास्तव में गलत थे। तो जब मैंने तीसरे वाले ऑडिशंस के लिए अप्लाई किया, आप यकीन करोगे कि मैं उर्दू के मस्जिद में, हमारे इधर पास में एक जगह है त्रिलोकपुरी में एक ब्लॉक है 30, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर मदरसा लगती थी। मैं लगभग 1 महीना उन छोटे बच्चों के बीच में बैठकर मैंने वहाँ से उर्दू सीखी। तब पता चला कि ये फा और फा में क्या जरूरत है। कि लोग कहते हैं यार ये फूल बहुत अच्छा है, तो फूल नहीं है, फूल तो एक आम आदमी हो गया, मूर्ख जिसे कहते हैं, लेकिन वो फूल है। फूल, अच्छा। फूल तो असली शब्दों के जो मायने पता चले। और जब वहां से सफर शुरू किया, और पहला एक हमारे तो थीम ट्रैक एक शो होता था, वो मैंने किया थीम ट्रैक। फिर वहां से मुझे एक शो मिला जिसका नाम था 0 आवर शो। अच्छा। हर गुरुवार की रात 12 बजे से 1 बजे तक वो शो हुआ करता था। वो शो 5 साल 2 महीने मैंने पूरा किया। वो इतना पॉपुलर कब हो गया मुझे पता नहीं चला। उस शोज के लिए मेरे पास ऑस्ट्रिया से, जापान से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से मेरे पास वो चिट्ठियां आज भी रखी हुई हैं। तो लोगों ने मुझे उस दौरान में लव गुरु के नाम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो टॉपिक होता था हमारा, वो लव टॉपिक भी था। अच्छा। आप कोई आपको पसंद करता है, वो अब आपकी बात नहीं सुन रही है, या कोई आप किसको पसंद कर रहे हैं वो आपको नहीं सुन रहा है। हाँ। वो इस तरह का टॉपिक था। तो वो बड़ा फेमस होते तो वहाँ वो लंबा सफर हुआ, और फिर वहाँ जाके वो पता चला कि साहब एक यही ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में आपको आना चाहिए। हमारे साथ या जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, बहुत क्या होता है हमारे पास ना, इन कांधों पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। तो जब जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो हम लोग चॉइस वाला जो काम है कभी नहीं कर पाते हैं। बाय चॉइस काम करते हैं। पेट पालने के लिए नौकरी करनी है, लेकिन अगर आपको अपना शौक जिंदा रखना है तो आपकी जेब में इतना पैसा होना चाहिए। यहाँ दोनों में से ऐसा नहीं था। यहाँ ये था कि घर में बड़ा होने के नाते परिवार भी संभालना है, पूरी जिम्मेदारी वो भी पूरी करनी है, मम्मी पापा को भी देखना है, और बहुत सारी चीजें थी। तो इसलिए लगा कि थोड़ा सा ये काम भी कर लिया जाए, नौकरी भी कर ली जाए। तो बड़ा उस समय मैनेज किया। लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर 2008 जुलाई वो दिन था कि तब मुझे लग गया कि अब फुल फ्लैश मुझे यही काम करना चाहिए। और वो 2008 के बाद आज 2022 आ चुका है, और वो फुल फ्लैश यही है। और मैं कहूँगा कि आपको अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। अच्छा। अगर आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं, यही हुआ कि उस भागते भागते देश विदेश, भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना रहा होगा जहां पर जाकर मैंने अपने एंकरिंग के शोज ना किए हों, जहां लोगों ने मुझे अपने प्यार से, मान सम्मान से मुझे ना बुलाया हो, या इतना मान सम्मान ना दिया हो। आज रेडियो एक ऐसा शब्द है, मेरे पास अमित भाई ना तो कोई किताब है, अच्छा, ना मेरे पास कोई हैंडबिल्स हैं, ना मेरे पास कोई ऐसे नोट्स हैं जो मैं बच्चों को दे दूं कि बच्चों ये पढ़ लो और आप रेडियो जॉकी बन जाओगे। मेरे पास अगर है तो मेरा खुद का ज्ञान, एक एक्सपीरियंस, एक आपके साथ, तो मैं वही लोगों को बताता हूं। और इसी एक्सपीरियंस के कारण, चाहे वो हंसराज कॉलेज रहा हो, मिरांडा हाउस, जानकी देवी, भारतीय विद्या भवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेक 1, रेडियो 18, लाइव आर्ट, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट, आगरा, जयपुर, मुंबई, सब जगह शायद ऐसी कोई जगह रही होगी जहां जाके मैंने बच्चों को ना पढ़ाया हो। मैं अभी तक अपने इस फिल्मी सफ़र में जितना मैंने सफ़र किया है, चाहे फिल्मी रहा हो चाहे नॉन फिल्मी रहा हो, मैं अभी तक लगभग 184 सरकारी स्कूलों में जाकर लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं फ्री में पढ़ा चुका हूँ।
नहीं, आपका देखा है कि बहुत बार हमने देखा है, आपकी क्लिपिंग्स भी देखी है, आपकी कवरेज भी देखते हैं कि आप सरकारी स्कूल की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। मैं कल भी गया था। ऐसे बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता कि रेडियो वाला कैसे बने। अब तो हम रेडियो वाला ही कहेंगे। अमित भाई, मतलब मुझे ऐसा मैंने कहा ना कि मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट रहा हूं, तो मुझे सरकारी स्कूल के बच्चों का जो दर्द है वो पता है। मतलब उन बच्चों के पास टैलेंट भरपूर है, कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस टैलेंट को ऐसे पॉलिश कर दे और वो मार्केट में लेकर आ जाए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये जो कोर्सेस हैं, आज ये कोर्सेस ऑन नहीं है, इनके लिए यहाँ पे हमें भागना पड़ता है। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस, वहां पर ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जहां पर वो मुझे बुलाते हैं कि आप हम पढ़ाइए। तो अगर इस तरह के कोर्सेज हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लेकर आ जाएं, या गवर्नमेंट के पैनल पे लेकर आ जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रोडक्ट हैं उन बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो सच में बहुत भाग लेकर आ सकते हैं। और मुझे खुशी होगी अगर मैं अपना ज्ञान आपको दे पाऊंगा। तो ये तो बढ़िया है। आप जैसे जो भी आपका टाइम रहता है, आपका डेली शो भी आता है, देन आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीज़ें कि भाई आप इधर भी ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और आपका शाम को हम डेली शो देखते हैं। हाउ यू मैनेज? आपकी बात पर बोलूंगा, ये दुखती रख पर आपने हाथ रख दिया। ये दुखती रख पर हाथ ऐसे है, मतलब मैं कभी कभी अब पिछले 3 दिनों का जो शेड्यूल है, मैं पिछले 3 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 से 4 घंटे सो पा रहा हूँ। अच्छा। और जो मैं फेसबुक पर अभी जो शो चल रहा है, जिस वजह से लोगों ने इतना प्यार दिया, इस शोज को मुझे बनाने में अमित भाई लगभग 8 घंटे का समय लगता है उसको प्रिपेयर करने में। उसका कारण है, उसके अंदर कंटेंट जो है वो रिसर्च बहुत मांगता है। जो गाना आपने चलाया, उस गाना कौन सी फिल्म का है, उसका लिरिसिस्ट कौन है, संगीत किसने दिया है, क्या उस गाने के पीछे कोई स्टोरी है। अगर उस गाने के पीछे कोई स्टोरी है, अगर आपको लगता है, तो वो आपको लोगों को देनी है। कहने के लिए आपको जो शो है वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है, लेकिन वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम सबसे पहले अपने शो में, उसमें जब उसको ओपनिंग करता हूं मैं, तो एक शो का विचार बताता हूं। शो का विचार क्या है? एक पॉजिटिव थॉट है कि आप किसी घर के अंदर गए, किसी ऑफिस में गए, आप किसी शादी में गए, तो आपने जाके देखा बड़ी चकाचौंध सी रोशनी है, वो अट्रैक्ट कर रही है आपको। तो वो जो शो का विचार है वो आपको अट्रैक्ट करता है। फिर जिस दिन वो शो होता है, मैं उस दिन का इतिहास बताता हूँ कि आज का इतिहास ये कहता है। फिर जितने लोग उस समय जुड़ गए, वो किसी देश में हैं, किसी विदेश में हैं, किस कोने से बोल रहे हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। मुझे लगता है बंदा मेरे से कनेक्ट है। हाँ भाई, मेरा नाम ले लिया मनीष भाई ने। मैं इसको मैं अपना दुर्भाग्य मानूं या मैं इसे अपने लिए कॉम्प्लीमेंट मांगूं, रोजाना शायद अगर 3 से 4 ये शिकायतें ना हो कि मनीष भाई आपने मेरा नाम नहीं लिया। लोगों को क्या लगता है, मनीष भाई अपने मुंह से एक बार मेरा नाम ले दो बस आप। तो उसको क्या लगा, अब आपका शो जो है, जब हमने इसकी शुरुआत करी थी 18 अप्रैल 2020 को, जी पता नहीं था कि शो इतना पॉपुलर हो जाएगा। आज 38 देशों के अंदर ये शो देखा और सुना जाता है। भारत में लगभग ऐसे 74 शहर हैं। 1 घंटे का शो आपके पास है। उस 1 घंटे के शो में हमारी भाषा के अंदर, टेक्निकली भाषा में उसको बोला जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक। वो ट्रैफिक कितना है, मतलब आपके पास 700, 800, 650, 680 इस तरह के मैसेजेस हैं। इस 1 घंटे में आपको 6 गाने चलाने हैं, 6 गानों के बारे में बताना है, इतिहास बताना है, एक गानों की डिटेल बतानी है, पॉजिटिव थॉट के साथ साथ आपको सब मैसेज पढ़ने हैं। कितने मैसेज पढ़ लोगे आप? अब कारण यही है कि जो लोगों के मैसेज रह गए वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते थे, मनीष भाई आपने मेरा नाम नहीं लिया, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं और हमें ये बेकार लगता है, आप एक बार नाम ले लिया कर दीजिए, क्योंकि हम बीवी बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, हम वेट करते हैं हमारा नाम कब आएगा। अब आपने ये पढ़ने के बाद आपको लगता है, जबकि मैं ये बात शो में कितनी बार बोलता हूँ कि सर अगर किसी का नाम ना लिया तो मैं मुझे माफ कर देना, लेकिन बावजूद उसके they were expecting, नहीं वो चाहते हैं कि यार ये जो बंदा सामने है ये मेरा नाम ले एक बारी। असल में क्या है, उनका फॉल्ट ऐसे बन जाता है जब आपका कोई 2-3 बार शो देख लेता है तो वो ऐसे जुड़ जाता है कि आप उनके साथ बैठे हो, सामने बैठे हो, और वो जो एनर्जी है और जो पॉजिटिवनेस है, पूरे शो में देख लो तो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ 1 घंटे का पता नहीं चलता। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हम खुद देखते हैं आपका शो। ये एक घंटे वाली बात, और कई सारे लोगों ना आपके इसमें अमित भाई आपसे बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। ये मेरा बड़ा भाई, मनीष आप मेरे छोटे भाई हो, आप मेरे ऐसे हो। अभी परसों का एक मैसेज है और उनकी एज, अगर मैं जहाँ तक मैं उनकी मैसेजेस से रीड कर पा रहा हूँ, उनकी उम्र शायद 70-75 के आसपास होगी।
वो मेरे को रात को 2:30 बजे मैसेज लिखते हैं कि मनीष भाई रात को नींद नहीं आ रही है और किससे बात करूं, मुझे लगता है कि आप ही मेरे सगे हो और आपको ही मैं अपना भाई मानती हूं, तो मैं आपको बता रही हूं। क्या लिख रही है मैसेज में कि मनीष भाई आपने जो ये वाला गाना चलाया था ये अच्छा था, आपने डांस किया वो बहुत अच्छा लगा, अगर आप कल ये वाली शर्ट पहनकर आओगे तो और अच्छा लगेगा। इसका मतलब लोग आपको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। फिर उनको लगता है मनीष भाई आपको परेशान नहीं करूंगी, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है। और सबसे बड़ी खास बात ये कि वो मैसेज मैंने उसी समय पढ़ लिया था क्योंकि मैं काम कर रहा था। तो मैं उन्होंने कर दिया। अच्छा, मैं अक्सर क्या करता हूं, जब मैं मैसेज पढ़ भी लेता हूं तो मैं थंब बना के भेज देता हूं, तो उनको मनीष भाई आपने रात को भी भेजा था। तो फिर लोग पूछते हैं सभी कभी उठ के मनीष भाई सोते कब हो आप, क्योंकि जब उन्होंने मैसेज किया वो मैं तब थंब बना के भेज दिया। तो उनको लगता है कि ये बंदा काम ही करता रहता है। मैं सुबह जब भी उठ जाता हूँ, सुबह उठने के बाद थोड़ा सा वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद, वर्कआउट से आने के बाद मेरा सबसे पहला काम अमित भाई जो होता है वो दोनों फोन उठाए और आज की पोस्ट जो डालनी है, हाँ सुबह डेली पोस्ट लग जाए। मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि आज की पोस्ट कैसे जाए। पोस्ट डालने के बाद मैं थोड़ा सा रिलीफ होता हूँ, फिर मैं बाकी के अपने काम करता हूँ, फिर नाना। अच्छा, उस दौरान में अगर आपने किसी को कोई टाइम दे रखा है तो मैं, शुरू से आदत है, आपने पूछा ना मैनेज कैसे करते हो, तो मैं अपना जो रजिस्टर है वो अपने साथ कैरी करता हूँ। मैं मेट्रो में जा रहा हूँ तो मेट्रो में बैठे बैठे चलता चलता मैं लिखता रहता हूँ, जब तक पहुंचता हूँ जितना लिखा गया वो लिख लेता हूँ। जिनसे मीटिंग हुई खत्म हो गया, देखा यार कोई दूसरी मीटिंग नहीं हो रही है, वहीं बैठ के काम करना शुरू कर दिया। घर आया, घर आते के साथ ही चेंज किया, मुंह हाथ धोया, एक कप चाय पी, फिर लेकर बैठ गया। और ये सिलसिला 8, सवा 8, रात के 8:30 बजे तक चलता रहता है और 9 बजे शो शुरू हो जाता है। 10 बजे वाइंड अप करते करते 11 बज जाते हैं मुझे, टेबल उठाते उठाते सब काम हो जाता है। मैं 12 बजे डिनर करता हूँ और 12 बजे डिनर करने के बाद फिर मैं 1 बजे तक काम करता हूँ। ये डेली का रूटीन है, 1 डेढ़ रोजाना का काम है, क्योंकि अगले दिन के आपको गाने थोड़े से 1-2 सेट करने पड़ते हैं, सारे तो नहीं हो पाते। जितना हो सकता है वो मैक्सिमम काम, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि 50% काम रात में खत्म करता हूँ। तो इसके फिर ये डेली का रूटीन है। इसी में बच्चों के स्कूल अगर आ जाते हैं, कहीं आपको बुलाया वहां चले जाते हो। जैसे आज एक फंक्शन था, वो बहुत एक, जब कहते हैं ऊपर की जो अथॉरिटी है, जब वहां से कुछ आपके प्रेशर होता है तो आपको जाना ही पड़ता है। कितना मना करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं आगे पीछे, वो नहीं हो पाता है। तो ये डेली रूटीन में अमित भाई ऐसे रहता है ये वाला। तो मनीष भाई, एक दुनिया का आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, और कितनी खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान से आप चुने गए, इतने लोग आपको पसंद करते हैं। तो ये अवार्ड का कैसे आपको एक सम्मान मिला, किस तरह, किस बात पे हुआ है? जब अमित भाई जब शो करना शुरू किया था फेसबुक पर, फेसबुक लाइव, तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई ऐसा अवार्ड भी मिलना चाहिए आपको। 18 अप्रैल 2020 को पहला शो किया था। पूरी दुनिया पैंडेमिक में थी, कोरोना चल रहा है, परेशान है लोग, क्या किया जाए, आपके पास क्या है? मेरे पास मेरा एंटरटेनमेंट का साधन है, मेरे पास मेरा शो है। मैंने सोचा इसको क्यों ना ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए। वो कन्वर्ट करा, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। 18 अप्रैल को शुरू किया था, उसके बाद तब ये वाला सीजन चल रहा था कि 21 दिन का ये कोरोना है तो खत्म हो ही जाएगा। सबके मन में ये था। तो हमने भी सोचा, तो हम मैं उस समय जो पोस्टर बनाता था, मैं उस समय लिखा था कि टिल 3 मई। अच्छा भाई, 3 मई तक चलेगा ये, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। पता चला जी 2 मई को फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये तो ऊपर से डिक्लेयर होता था कि भाई 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया। तो फिर मैं लिखता था टिल 17 मई। फिर पता चला 21 दिन लगा दिया। फिर लिखा टिल 18 जून। तो ये करते करते एक सीजन खत्म हुआ। लोगों ने कहा कि मनीष भाई एक सीजन खत्म हो गया। अच्छा, और इससे भी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो पहला कोरोना था अमित भाई, वो तो लोगों ने घरों के अंदर खाना बनाने में निकाल दिया। नई नई डिशेस तैयार हो रही थी। आपने अपने घर में जलेबी खाई होंगी, गुलाब जामुन खाए होंगे, सब बनाए सब। हर किसी, मतलब ये मैं कहूंगा ये मेरा सौभाग्य रहा, शायद ही कोई बॉलीवुड का कोई ऐसा कलाकार रहा हो जिसका मैंने अपने शो में इंटरव्यू ना किया। सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक, सीजन 1 तो रोजाना कोई ना कोई सेलिब्रिटी हमारे पास होता था, डेली। इवन सोनू सूद को पकड़ने में मुझे लगभग 22-23 दिन लगे। अलका याग्निक जी को पकड़ने में मुझे 19 दिन लगे। और इसी तरह से कई सारे लोग, पीयूष मिश्रा थे, उसे सुबह बात हुई तो शाम को कर दिया उन्होंने। मंजूत थे, मनीष भाई जब बोलो आपको तो आप कर लेते हैं, आप हमारे भाई हो, ऐसा कर दिया। बहुत
एक इंसिडेंट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पंकज उधास जी का मैंने शो इंटरव्यू लाइंड अप कर दिया था और शाम को मेरे को उनका इंटरव्यू लेना था और उनकी बेटी नायाब, उनसे मेरी बात हो गई थी और नायाब जी से बात हो गई तो बात हो गई, उन्होंने बोला कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। मैं दोपहर में, मेरी आदत है जनरली कि मैं एक बार कलाकार से बात जरूर करता हूँ जिनको मुझे शाम को इंटरव्यू करना है कि जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे, थोड़ा सा बता दी, भूमिका बता दी कि आप कौन सी गजल गा सकते हैं नहीं गा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ करेंगे, तो मैंने कहा सर मैं फेसबुक लाइव करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बताना क्या था, अपनी बेटी को फोन करके बोल दिया मैं नहीं करूंगा ये। अब सोचिए सुबह आपकी पोस्ट जा चुकी है सब जगह आपके पोस्टर जा चुके हैं, लोगों को इंतजार है कि आज तो पंकज उधास जी आएंगे, आज हम उनसे ये वाली गजल सुनेंगे या आज उनकी हम बातचीत सुनेंगे जो आप बात उनसे करेंगे। उनकी बेटी का दोपहर को मुझे फोन आता है कि पापा तो मना कर रहे हैं। अब मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। दूसरा क्या है, जब आपके पास कोई कलाकार नहीं है तो आप जवाब देने वाले बनते हो कि आप जवाब दो, क्यों नहीं कलाकार आपके पास, फिर झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। अच्छा मेरी आदत है कि भाई नहीं आया तो मैं बोल देता हूँ नहीं आया जी, उन्होंने मना कर दिया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कब बात है तो पता नहीं भगवान ने क्या ऊपर से बुद्धि दी, मैंने वापस से फोन करा नायाब जी को। मैंने कहा नायाब जी देखिए ऐसा है, ये मेरा जो शो है ये ऐसे ऐसे इतने देशों के अंदर जाता है और इसके अंदर हम सिर्फ ऑडियो पे बात करते हैं, वीडियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए अगर आप इतना करवा देंगे सर आए नमस्ते बोले और जी मुझे जाना है, मेरे लिए इतना काफी होगा। मैंने कहा मैं नायब जी मतलब बहुत फंस जाऊंगा और मेरी स्थिति आप समझ सकते हो, सब जगह मेरे पोस्टर जा चुके हैं, सारी पोस्ट जा चुकी है, आप कहो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं पापा से बात करती हूँ। उन्होंने दोबारा फोन किया और फोन करके उन्होंने बोला अच्छा पापा ने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा। मैं बहुत खुश था। समय मैं देता था उसमें 9:20 का कि 9:20 पे आपसे बात करेंगे, तो 9:20 से लेकर हार्डली खींच काच के 9:25 तक जाता था हमारा बस। तो उन्होंने कहा 9:20 पर आऊंगा, 9:21 पर बंद हो जाएगा। मैं उसमें भी राजी हो गया, चलो जी ठीक है। अब होता क्या है 9:20 पर अच्छा लोग पहले से तैयार हो जाते हैं, भाई आज तो पंकज उधास जी की आवाज सुनने को मिलेगी, मनीष भाई के साथ बातें होगी। आए बातचीत करनी शुरू करी, मैंने ना मन को सलाम वलाम किया ये वैसे करके। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर आपकी जो इस समय आपको मेरा जो शो है ये लगभग इतने देशों के अंदर जा रहा है और देखिए आपको अमेरिका से, आपको लंदन से, आपको पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, स्पेन से, ऑस्ट्रेलिया से, मैंने सारी कंट्रीज को गिनवा दी। इस समय आपको वहां सुना जा रहा है, सब आपकी आवाज सुन रहे हैं और सब आपको वहां पे नमस्ते कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी मेरा भी वहां पे सलाम भेजिए। करते 2-3 मिनट हो गए। तो मैं कहा सर सब लोगों की मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप फेसबुक पे आप हो नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सब लोग आपसे चिट्ठी आई है सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई देखिए मेरे पास तो कोई म्यूजिक का साधन है नहीं, लेकिन मैं 2 लाइन आपको ऐसे गुनगुना देता हूँ। ठीक है जी साहब। बात करते मैंने कहा सर लेकिन मैं चाहता हूँ गाना गुनगुनाने से पहले क्या आप भी घर में कभी किचन में गए? तार छोड़ दी। तो एकदम से हंस गए। तो उन्होंने कहा हाँ भाई कभी कभी पानी वानी गर्म करने के लिए चला जाता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने कहा अधिकतर काम फिर तो नायाब करती होंगी। कहते हाँ भाई बेटी तो बाप का ख्याल रखती है। तो मैंने कहा फिर नायाब ने आज क्या बना के खिलाया आपको? तो मैंने कहा ये जब पूरी दुनिया ना उसमें है तो कुछ नई डिश। तो उन्होंने कहा हाँ नई डिश। तो अब वो जो ऐसे बंधे हुए थे वो ऐसे खुल गए। अब उनसे जो बातें का कन्वर्सन शुरू हुआ वो हंसते और मैंने कहा सर अब हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा फरमाइशी प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ आपकी कोई फरमाइश की कोई गजल कोई गीत जो आपको पसंद हो। सारी दुनिया इस समय आपसे वो 2 लाइन सुनना चाहती है। उन्होंने वो 2 लाइन गानी शुरू ही की थी। मेरे शो में अमित भाई लोग फुट कर रो रहे थे। क्यों? उसका एक रीजन है भाई, भारत में तो हम हैं। हाँ। जो भारत से आज बाहर मुझे विदेश में लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ का कोई ना कोई वहां तो है। हाँ, कनेक्शन तो है, यहीं से निकले हुए गए। तो वो आंसू किस लिए निकल रहे हैं कि चिट्ठी आई है कि ऊपर तेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। इतना रोने लगे रोबाग, मैं खुद लिटरली रोने लग गया मैं। और 13 मिनट बात हुई उनसे। 13 मिनट बात हुई। बात होने के बाद अच्छा जब तो शो तो खत्म हो गया, उनको शुक्रिया किया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बात हो गई। शो खत्म होता है मेरा 10:10-12 के आसपास।
मैंने सबसे पहले नायब को फोन करके धन्यवाद बोला। हाँ। मैंने कहा यकीन नहीं करोगे कि लोग बाग शो में ऐसे रो रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे भाई मैंने सच में, ये तो मैंने कहा मैं आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेजता हूँ। हाँ। मैंने वो शो के स्क्रीनशॉट खींच के उनको भेजे। उनकी बेटी का मेरे पास जवाब आया कि मनीष मुझे लग रहा है कि अगर आज पप्पा इस शो में नहीं आते तो हम बहुत कुछ मिस कर जाते। तो ये आपके शो की पावर है कि आपने लोगों को शो से कैसे बांधा। हाँ। क्या कनेक्ट करके रखते हो आप। तो ये आपने शो में वहां से ऐसा कुछ सीखा। तो कभी कभी बड़े ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपको बड़ा स्थिति आप क्या करोगे संभालते संभालते। तो वो किस्सा मैं कभी ऐसे भूलूंगा नहीं कि पंकज उदास जी का हमारे साथ शो ऐसा हुआ था और लोग बड़ा इंतजार में रह गए और बड़ा वो बनते बहुत अच्छा बन गया। मैं भी जैसे मैंने तो 3-4 दिन पहले भी आपका एक लाइव शो देखा, मैं कार चला रहा था, मैंने ऑन करके और अपना डैशबोर्ड पे रख दिया फोन और मैंने क्या देखा, तो मुझे ये लगता है जैसे मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं सामने ही बैठा हूँ, ऐसे पूरी दुनिया से लोग बाग आपका वेट करते हैं और वो फील करते हैं। वो जो इंडियन कल्चर है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और वो जो कनेक्ट होते हो आप, गजब है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब बीच में हमने सीजन 2 शुरू किया था, हाँ। तो सीजन 2 में लोबागों ने इतना प्यार देना शुरू कर दिया कि लोबा क्या करते हैं कि उन्होंने अपना मोबाइल जो आज का स्मार्ट व्यू आ चुके हैं, तो वो मोबाइल स्मार्ट व्यू क्या करते हैं, स्मार्ट व्यू को टीवी में कनेक्ट कर देते हैं मोबाइल को। वो खाना खा रहे हैं घर में और आपको जो टीवी में कनेक्ट हो जाए टीवी देखे जा रहे हैं आराम से, अब कि टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। सेकंड सीजन में हमने क्या किया, पहला सीजन पूरा बॉलीवुड, टोटल बॉलीवुड लिया हमने, सब कुछ ले लिया उसमें। दूसरे वाले सीजन में हमने क्या किया, मैंने डे डिसाइड कर दिया अलग अलग। मंडे का दिन मैंने डिसाइड किया पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, डीआईजी, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी, कोई भी होगा, डिफेंस जो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उनके चीफ लोग, उनको मैंने लेना शुरू कर दिया। ट्यूसडे आपने भी इंडियन कल्चर की बात करी, तो मुझे लगता है कि ट्यूसडे बजरंगबली महाराज का दिन है, उनको नाराज कर दिया तो वो गदा ऐसा मारेंगे तो वो फिर सही कर देंगे वो। बुधवार का दिन मैंने सोचा कि यार अगर हम बुधवार के दिन हम लेते हैं तो क्या करें अब, तो मैंने सोचा बुधवार को हमें कुछ नए इंडस्ट्रिस्ट लोग लेते हैं, नया टैलेंट लेते हैं मार्केट में, उनको लेकर आते हैं, क्या करते हैं। तो बुधवार के दिन मैंने नया टैलेंट रखना शुरू कर दिया। थर्सडे का दिन हमने हमारे पत्रकार भाइयों के लिए, जो मेरे मीडिया के लोग थे, उनको लेना शुरू कर दिया। बॉलीवुड शुक्रवार आज से नहीं सदियों से उनका रहा है, तो मैंने फिर फ्राइडे मैंने पूरा का पूरा बुक कर दिया बॉलीवुड के लिए, और शनिवार और इतवार हम लोग कोई गेस्ट नहीं रखते थे। तो शनिवार को हमने क्या, तो पूरा दिन का अपना सेगमेंट जो था वो टेस्ट अलग कर दिया। भाई आज आपको नाश्ते में पोहा पसंद है तो कल पोहा नहीं मिलेगा, कल आपको मिलेगा दाल चावल, परसों छोले भटूरे, फिर इडली मिलेगी। तो हमने फ्लेवर बदल दिए, शो का पूरा माहौल ही पर डे के हिसाब से चेंज। तो लोगों को लगे कि रोज कुछ नया है। शनिवार को हमने कर दिया, आपने यहाँ गाना बोला फरमाइश और मैंने यहाँ चला दिया। इतनी परेशानी होने लगी उसमें, इतनी परेशानी होने लगी। परेशानी किस बात की, वो ट्रैफिक जो अभी तक आपके पास 700-800 मैसेज का था वो 1300 हो गया, डबल ट्रिपल बढ़ने लगा, वो 1400 हो गया, वो 1200 हो गया। अब सोचो वही आपके पास 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आपको गाने चलाने हैं, उन लोगों को मैसेज पढ़ना है। लोग बाग इतना कहने लग गए मुझे कि मनीष भाई आप तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। मेरी कोशिश रहती है मैं सबका नाम लूं, लेकिन जिसका नाम नहीं लिया वही परेशान। तो मनीष भाई आपके लिए जो लॉकडाउन है वो मुझे लगता है कामयाबी का सबसे बड़ा शिखर लेके आया। काम मैं इसको अमित भाई, मैं एक्चुअली क्या सोचूंगा, मैं ना सब ये सोचता हूँ ऊपर वाला क्या करता है बेसिकली। मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा शो है, मेरा टैलेंट है, मेरा गीत संगीत है, मेरा रेडियो है। मैंने शो का फॉर्मेट ही ऐसे बनाया था, मैंने वीडियो पे किसी को रखा ही नहीं था। रेखा भारद्वाज जी से बात करी तो मैम शाम को ऐसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा देख यार मनीष सीधी सी बात है, मैं साड़ी तो पहनूंगी नहीं। अच्छा, ये उनके शब्द थे, मैं साड़ी तो पहनूंगी ना भाई। मैंने कहा मैम मैं साड़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फिर इंटरव्यू कैसे करेगा। मैंने कहा मैम ऑडियो ले, मैं तो किचन में खाना बनाते बनाते बात कर लूंगी। इंटरेस्टिंग था। आपको सिर्फ लीड लगानी है या फोन पकड़ के रखना है और आपको जो वहां से सवाल आ रहा है यहाँ से आपको उसका जवाब देना है। बिल्कुल। चेतन भगत से बात करी, मैंने कहा सर अभी आपका शो में बड़ा बड़ा स्वागत है, सिर्फ ऐसे ही जानना चाहता हूँ अपने जनरल नॉलेज के लिए कि इस समय आप क्या कर रहे हो। कह रहे सच बताओ। मैंने कहा, कह रहे किचन में छोले बना रहा हूँ। लाइव है। तो आपने उस चीज को कैच कर लिया, तो मैंने उसी चीज को समझा
और उसी चीज को मैंने वही फॉर्मेट अपना रेडियो पे अपनाया और शो आज आप लोगों की दुआ है और भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उस शो को उन्होंने उठा के आज शिखर पे रख दिया। यही कारण रहा कि लोगों ने इस शो को, इस तरह का शो देखा नहीं। मैं एक अकेला ऐसा आरजे था जिसने 400 शो फेसबुक लाइव पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक ऐसा आरजे जिसने 400 शोज फेसबुक लाइव पे अकेले किए। तब जब दोनों बार मुझे कोरोना हुआ, तो मैं कोरोना होने पर भी मैंने एक दिन भी शो बंद नहीं किया। अच्छा। तो मैं इंजेक्शन ठुकवाता था और शो करने बैठ जाता था ऐसे करके, बिल्कुल। हाँ भी मुझे लगता था 1 घंटे आपको एनर्जी दिखानी है। तो मैं 7:30-7 बजे डॉक्टर के पास जाता था और मैं उनको बोलता, डॉक्टर साहब देखो ऐसा है, क्योंकि डॉक्टर बंद नहीं होते थे। मुझे 1 घंटे के लिए जिंदा कर दो आप। एक समय ऐसा आया था अमित भाई, ये घर में किसी को नहीं बताया, जब कोरोना चल रहा था और कोरोना के समय में जब ये रिकॉर्ड मिला, तो रिकॉर्ड मिलने के पीछे ऐसा तो नहीं, देखो कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। मुझे दोनों बारी कोरोना हुआ और दोनों बारी जब कोरोना हुआ, तो जब पहला कोरोना हुआ तो मैं इंजेक्शन ठुकवाता था और मैं बैठ जाता। मेरे डॉक्टर को सिर्फ एक ही बात बोलनी होती, डॉक्टर साहब मुझे 1 घंटे के लिए जिंदा कर दो, आप ताकत दे दो आप किसी तरह से। वो कहते थे मनीष अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब कोरोना हुआ तो मैं सीढ़ियाँ ऐसे पकड़ पकड़ के उतर रहा था। ये घर में किसी को बताया नहीं, क्योंकि इंडियन कल्चर है, मेरा बेटा है, ये वाला काम हो गया। दूसरी बार भी कोरोना हुआ, दूसरी बार भी इंजेक्शन ठुकवाता था, बैठ जाता था, क्योंकि कोरोना के लक्षण आपको दिख ही जाते हैं। आपको जितना आप वीक जा सकते हो, जितना आपकी आंखें लाल हो सकती हैं और आप बुखार में तप रहे हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं मैं ठीक हूँ। तो घर परिवार को अच्छा, दूसरा कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। बच्चे भी ठीक है, आप बच्चों ने आपने उनको उस रूम में कर दिया, आप यहीं रहते थे, तो मैं मेरा ये बिस्तर है, यहीं रहता था, यहीं सब कुछ कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा अमित भाई जो हुआ, एक मैं उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद ही करता हूँ, शायद उनकी कोई लीला रही होगी। 22 जनवरी 2021 का दिन था कि मैं अपने शोज के लिए तैयार हो रहा था और शो के लिए तैयार हो रहा था, तो वही भागा भागी रहती, 9 बजे का शो है, तो वो लगभग 8:55 8:56 का समय था। मैं जल्दी से बाथरूम से निकल ही रहा था कि मेरा ये लेफ्ट पैर मुड़ गया और मैं जैसे ही लेफ्ट पैर मुड़ गया तो ये वाला पैर आगे ऐसा निकलता चला गया पायदान पे से, और ये वाला पैर यहाँ आने की बजाय इधर आ गया। अरे बाप रे। मैं ऐसे गिरा और मुझे पता नहीं चला उसके बाद कि क्या हो रहा है यार। मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। आप सोचो दर्द हो रहा है। मैं तब भी मैं लोगों से ये कह रहा था, मैं घर में अपनी बेटी को, बेटा शो करना है, बेटा शो निकल जाएगा। तो शो निकल जाएगा। मैं उसी दर्द में फेसबुक ऑन किया, उसी दर्द में मैंने वो किया, और सबसे उस दिन मेरी बेटी को मैंने ऑन एयर लाया और ऑन एयर ला के लोगों को ये बताया कि तब भाई आज मनीष जी के साथ ऐसा हो चुका है और अब शो नहीं होगा। तो लोगों को बड़ा परेशानी हुई। अब तो 1 हफ्ता उस दौरान में शो हमने बीच में ब्रेक किया। अब मुझे लगा कि लोगों को, अच्छा ये बताने के पीछे एक रीजन है, लोगों को आपकी सिंपैथी से कोई लेना देना नहीं। इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो सीखा है, लोग बाग आपसे एक्सपेक्टेशंस उस एंटरटेनमेंट को रखते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हो, तो वो आपसे वो एक्सपेक्ट करते थे। तो 1 हफ्ते के बाद जब वापस आया, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, 22 जनवरी को चोट लगी थी, 29 को मैंने शो शुरू कर दिया था। मैं इस एक पैर को, जिस सोफे पर आप बैठे हो, मैं उस सोफे पर ऐसे रख देता था, पैर को ऐसे, प्लास्टर रखा हुआ पैर में, 3 महीने प्लास्टर था इस पे ये, और मैं 1 महीने ऐसे शोज करता था और ऐसे बैठ कर आप शो करना शुरू कर दिया। लोगों को पता ही नहीं लगता था कि इस बंदे के पैर में चोट लगी पड़ी है। तो वो भी एक समय झेला और उसके बाद देखा सच में वो लोगों का प्यार रहा। वो 400 शो पूरे हो गए तो फिर ये लगा कि यार किसी ने 400 किए ही नहीं अभी तक। तो आप ऐसे वो बन गए। तो फिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो टीम थी, उन्होंने कहा भाई आप अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने वेरीफाई किया कि भाई ऐसा तो नहीं मतलब मुंह उठा के बोल दे हम दे दें आपको। तो जब उन्होंने लगा कि हाँ वेरीफाइड हो गया है, तो उन्होंने कहा जी हम ये कैसे करेंगे। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक शो हो रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी वो तारीख क्या है। तो उन्होंने वहाँ वो कंफर्म किया। तो 19 दिसंबर का वो दिन था जी। और द्वारका में रेडिसन ब्लू एक फंक्शन था। तो लंदन से डॉक्टर दिवाकर सुकूल जी थे, वो इसके चेयरमैन हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के। वो आए और जहाँ से सर्टिफिकेट बनकर आया था, जिन जिन के सिग्नेचर्स होने थे वो आए और उन्होंने मुझे वहाँ से बांध दिया। और मतलब ऐसी मजाक की एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ अमित भाई। और
जब वो अवार्ड मुझे मिल रहा था, हाँ। तो मैं जब अवार्ड मुझे मिला तो उन्होंने वो अवार्ड मुझे दे दिया। तो मैंने बोला कि भाई ये अवार्ड मैं नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी माता श्री सामने आइए और ये जो अवार्ड है मेरी मम्मा को दे दिया जाए। तो मेरी मम्मा आई, मेरी मम्मा आते देखते साथ ही उन्होंने अवार्ड देखा और वो स्टेज पर आके देखते के साथ मुझे देख कर रोने लगी और मैं उनको देख के रोने लगा। हाँ। अब हम दोनों चिपक रहे हैं, वो आप देखेंगे ना तो मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगा। वो मेरी जो जिसने वो कैप्चर किया है वो उसने वो मोमेंट ही कैप्चर कर लिया कि मेरी माँ मुझे चूम रही है और हम दोनों के आंसू निकल रहे हैं। मेरी माँ मुझे देख कर रोई, मैं उनको देख के रोया, मेरे को देख के मेरी श्रीमती रोई, श्रीमती को देख के बच्चे रोए। हाँ। तो वो उस समय प्रोग्राम, जब उस समय जो स्टेज पर माहौल था, वो कोई मजाक में कहने लगा कि यार आज तो ये भी रिकॉर्ड बन गया कि सारा परिवार एक दिन रोया। तो एक इमोशनल एक फीलिंग है बेसिकली, ये हमारे इंडियंस के साथ बहुत है। और कि सच में आपने कोई इतना बड़ा काम किया है और मैं तो इस बार के लिए बहुत खुश हूँ इसमें कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, तो लोकपुरी जैसी जगह में रहने वाला बच्चा, कि आज वो निकलकर आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां पर लोगों के लिए मील का पत्थर बना है। और मैं तो चाहता हूं भगवान करे ऐसे और कितने सारे बच्चे आगे आएं जहां मेरी जरूरत हो सके मैं उनको कामयाब कर पाऊं। तो एक अवार्ड आपके नाम हो गया, क्या आगे की किसी अवार्ड की तैयारी है? हम सुन पाएंगे आपको उस अवार्ड? मुझे तो कभी कभी क्या लगता है अमित भाई, मैं आपको सही बताऊं, मैं परसों गुलजार साहब को मैं सुन रहा था और मैं आर्टिस्टों से ना बड़ा इंस्पायर रहता हूं, उनकी बायोग्राफी से। लोग आपको सुने और आपको पसंद करें, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। ये जो अवार्ड है, जो देना है, ये लेना ही लोगों को प्यार है, वो आपका मान सम्मान है। अब तो फिर भी भगवान की दुआ से बहुत बड़ा घर है, लेकिन यहाँ भी अब तो जगह जो कम पड़ चुकी है। यहाँ पर आप मेरे घर को देखेंगे, मेरे घर को अवार्ड घर कहा जाता है। मेरी बेटी कहती है अब अगर आप लेकर आ गए ना, अब आप कहाँ लगाओगे अब आप इनको लगाने के लिए? घर में जगह नहीं है, सब जगह तो आपने ये ठोक रखे हैं, सारे ये सब आपने लगा रखे हैं। तो मैं अपनी बेटी को वही कहता हूँ, बेटा ये आपके फादर को अगर दिया जा रहा है ना, वो उनको ऑनर कर रहे हैं, वो आपको मान सम्मान दे रहे हैं, प्यार है वो जो लोग बागों की। भाई अब वो मेरे को, मैं उनको क्या बोलूं, भाई मेरी बेटी मना करती है वैसा मत दो मुझे यार, मत दो प्लीज। तो वो कैसा लगेगा? तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको प्यार दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? उन्हें भी नहीं देखा होगा ना कि इतने घरों में औरों के घर में एक अवार्ड हो, ये तो पूरा घर ही देखो बच्चे तो बड़े मजाक करते हैं, तेरे पापा खरीद के लाते हैं ना, सही बता। तो है ही सच में, लोग बाग जब कभी यहाँ आते तो मनीष भाई ये कौन सी दुकान से लाते हो आप, वो सब यही देखते रहते, तो यही उनको लगा रहता है। नहीं। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी आपको मान सम्मान दिया है, जी। आपके पास जगह है तो उनको एक जगह मिलनी चाहिए। यही कारण है, आपको शायद 2001 का 2000 के भी बहुत कुछ यहाँ पर नजर आ जाएगा, सब ऐसा ही है। ये सब मैं इसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। अच्छा, एक पब्लिक के लिए पूछना चाहेंगे गाइडेंस एक सवाल, कि जो नए यूथ हैं, कि आपने जैसे बताया कि अभी गवर्नमेंट में या कॉलेजों में इस तरह का नहीं है अभी गवर्नमेंट में कोर्स, तो किस तरह कोई आरजे बने, अपने जीवन को किस तरह कनेक्ट करे कि वो एक सक्सेसफुल आरजे रहे, तो उसके लिए थोड़ी गाइडेंस देते हैं। अमित भाई चकाचौंध रोशनी ना हर किसी को पसंद है, हर किसी को। अब आज रेडियो जॉकी का एक जो स्टेटस सिंबल है वो बीइंग सेलिब्रिटी ट्रीटेड है एक। हाँ। वो जहां भी जाते हैं, आप चाहे उसको बिग बॉस देख लीजिए, चाहे आप उसको इंडियन आइडल देख लीजिए, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी है, जहां भी कहीं आप देखेंगे एक स्टारडम है। हाँ। तो लोग बाग उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, इंस्टेड ऑफ लोगों को ये पता नहीं है जो आप हरी हरी घास जिस पर आप नंगे पैर चलते हैं सुबह, तो उसका असर कुछ और है। वही घास जब सूख जाती है, लोग बाग उस पर बैठकर खाना खाते हैं। वही घास जब शाम को दो प्रेमी लड़का लड़की आपस में जब उस पर वो कुछ बैठते हैं, वो कुछ और बातें करते हैं प्यार मोहब्बत की, वो कुछ और नजारा है। ये कोई नहीं जानता वो उस घास के नीचे कितना नीचे धरातल पर पानी है, उसको सींचना पड़ता है। वो हरी कैसे हो रही है? आपने ऐसे डाल दी, हरी तो नहीं हो जाएगी ना। बिल्कुल। उस सींचने के काम को मैं कहता हूं वो रेडियो का काम है। अगर आपको लगता है रेडियो और टीवी एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको हर समय अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, ये जो फील्ड है आपसे आपकी क्षमता से ज्यादा आपसे मेहनत करवाती है। अगर आप तैयार हैं, आप अपने आप को अपडेट रखते हैं, आपकी भाषा पर पकड़ है, आपको शब्दों का ज्ञान है, आपका उच्चारण अच्छा है, आप लिखते अच्छा हो, आप बोलते अच्छा हो, तो ये बहुत सारी चीजों का एक मिक्सअप है, इन सब के काम है। मतलब आपको लगता है कि अरे यार रेडियो पर सिर्फ बोलने का ही तो काम है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैं जब कहीं किसी के घर जाता हूँ, कोई मुझे फंक्शन में बुलाता है, कोई यहाँ बुलाता है, वहाँ बुलाता है, प्यार देते हैं बेसिकली,
अक्सर मेरे साथ ये क्या होता है, अरे मनीष भाई ये आपकी भतीजी बहुत बोलती है यार, इसे अपने साथ ले जाओ। अपने साथ ले जाओ मतलब, तो मैं सबसे पहले बोल देता हूं कि जो भी अभी ये जो बच्चे इस समय जो शो देख रहे होंगे, जिनके माँ बाप ये शो देख रहे होंगे, अगर आपके मन में भी ये वाली धारणा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ज्यादा बोलती है, आप इसको रेडियो पर ले जाए, तो सबसे बड़ा कांटा लगा दीजिए। रेडियो पर या टीवी पर ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं चाहिए। रेडियो पर टीवी पर बोलने वाला तो चाहिए, लेकिन सेंस में बोलने वाला चाहिए। एक शब्द है बड़ा अच्छा, जी जी, आप काम करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो हम अक्सर रेडियो कब सुनते हैं, जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ट्रैवलिंग सुनते हैं, जहां आपने सुना यार आपकी मतलब की बातें नहीं है, आप क्या बोलते हैं, एक शब्द आता है आपके पास, ये क्या कर रहा है, अरे बकवास कर रहा है यार, हटा इसे। वो शब्द आपके अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक निकला है। अब मैं कहता हूं आप अपने आप को मेरी जगह रखिए, अब आप शो कर रहे हो और मैंने बोला भाई क्या बकवास कर रहा है यार, क्या आप सुन पाओगे? इसका मतलब आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए कि सुनने वाला आपसे प्यार करे। जब वो आपसे प्यार करेगा तो वो आपको कभी बंद नहीं करेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ये थंब एक्सरसाइज हमारे इधर बड़ी तेज चलती है, बदल बदल बदल, सब डिजिटल है। कब तक बदल? जब तक कि आपकी पसंद का गाना और जो बातें आपको पसंद हैं वो बातें अगर ना चलें, वो तब तक वो एफएम को बदलता ही रहता है। वहां रुकेगा जहां पर उसकी पसंद की बातचीत और जहां उसकी पसंद के गाने आएंगे। बिल्कुल। तो ये एक रेडियो है बेसिकली, लोगों की पसंद पर खरा उतरना। रेडियो एक इमेजिनेशन की पावर है। वो आवाज सुन के उस चीज को इमेज कर रहा है कि ये ऐसा चल रहा है, ऐसा सब। अब एक लाइवलीनेस है। आज आप, मैं कहता हूं आज राय फिल्म्स के लोग यहाँ पर हैं कि आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज राय फिल्म्स के जो पूरी की पूरी टीम है आज मेरे घर पर आई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज इन सब लोगों को साथ में देखते हुए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस समय हमारे घर में जो रोशनी है ये हमारी नहीं है, ये रोशनी इन्होंने अपनी तरफ से करी है। इस रोशनी को देखने के लिए आपको नजारा देखना है। इस गीत के बाद आपको बताऊंगा, सुनते रहिए। आज राय फिल्म चल रहा है भाई। मेरा नाम मनीष आजाद है, सुनने के बाद बताएंगे। माहौल ही बदल है ना। हाँ, ये आपने जिसने सुना, सुनने वालों को क्या लगा, यार आज घर पे कुछ लोग आए हुए हैं, उन्होंने लाइटिंग करी हुई है। नॉर्मल इनके घर पे लाइट ऐसी होती होगी, आज ज्यादा लाइट हो चुकी है, अब गाना चलेगा। इमेजिनेशन है। इन्हीं शब्दों के अंदर आप बोल देते कि आज राय फिल्म्स वाले हमारे घर पर आए और हमारे घर पर लाइट चली गई, हम भी बैठे हैं तुम भी बैठे हो भाई साहब, तो सामने वाला क्या सोचेगा, भाई यार अंधेरे में बैठे। इट मीन्स आपने लोगों की जो सोचने की ताकत है उसको खींचा, और खींचकर एक रबड़ होती है। मैं कभी कभी से कोई एग्जांपल बताता हूँ, आपने शायद आपके बचपन में वो रबड़ रही हो ना, मुझे पता नहीं। एक प्लास्टिक की बॉल में दाने होते थे और वो उस पर इलास्टिक लगी रहती थी, वो ऐसे करते थे वापस आती थी। बीच की उंगली में अक्सर लगा, आप कहीं भी लगा लो वो रबड़ क्या है बेसिकली, आपने एक, आपके पास एक वाक्य है, आपने वो छोड़ा, लोगों को लगा, वापस वो रबड़ आपके पास है। इसका मतलब वो ताकत आपके पास आ रही है। जब आपका दिल करे छोड़ देना वापस, वो फिर वहीं आ जाएगी। तो ये रेडियो है। नहीं मनीष भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि बार बार आपसे मौका मिले कि हम इस तरह एक वीडियो के साथ लोग बागों को नॉलेज दें, और हम जाएंगे हिंदुस्तान के एक फेमस आरजे हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, ये तो मेरा सौभाग्य रहा। मैं तो राय फिल्म्स वालों को बधाई देना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आज आप आए। और जो मेरे पास, देखो मैंने कहा ना, मेरे पास कोई ऐसी किताबें तो है नहीं, जो है मेरे पास मेरा ज्ञान है। आप आए, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।